सभी का स्वागत है। आज हम परिचय करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह हुमायूं, जिसका कार्यकाल था 1530 से लेकर 1556 तक। तो बात करते हैं हुमायूं, इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1508 को, और बाबर का यह पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। इनका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर की माता महम बेगम थी और इनका जन्म जैसे बताया 7 मार्च 1508 को काबुल में हुआ है। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाई ऐसी थी कि जैसे उनको किन किन लोगों से संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में अफगान लोग हैं, जिसमें मोहम्मद लोदी, शेर खान, गुजरात का शासक बहादुर, बंगाल के शासक नुसरत खान लोदी, इन लोगों का उनको सामना करना पड़ा। साथ साथ में उनके जो तैमूर वंशीय सगे लोग थे, मिर्जा लोग थे, उनका भी उनको मुकाबला करना पड़ा, जैसे मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। शुरू में हुमायूं एक क्षमाशील था। मोहम्मद जमान मिर्जा को बिहार की गवर्नरशिप सौंप दी थी, क्योंकि उनके साथ उनका संघर्ष हुआ था, तो भी उन्होंने उनकी गवर्नरशिप जो थी उनको वापस कर दिए। मोहम्मद सुलेमान मिर्जा को भी बंगाल की गवर्नरशिप उनसे वापस कर दी। इस तरह से कि हुमायूं एक क्षमाशील व्यक्ति था। तो बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठने वाला उनका बड़ा बेटा है हुमायूं, और 30 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं को मुगल सल्तनत का ताज पहनाया गया, और हुमायूं को नासिरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को अपने 3 भाइयों में या समान तरीके से बांट दिया था, और इसकी इतिहासकार बोलते हैं कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि इन्होंने यह साम्राज्य कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच में बांट दिया था। इन्होंने मुगलों की जो सहदायत परंपरा है, इसका उन्होंने पालन किया है। सहदायत का मतलब होता है कि जो भी परिवार के जितने भी पुत्र होते हैं, उन पुत्रों में राज्यों को बांट देना। अगला मुद्दा है कालिंज पर आक्रमण। तो कालिंज पर आक्रमण जो 1531 में बुंदेलखंड के पास उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर हुमायूं ने कई दिनों तक डेरा डाला था, और उस वक्त शासक प्रताप रुद्रदेव था। अंत में संधि की गई, और हुमायूं ने यह कालिंजर पर जो आक्रमण किया 1531 में, रुद्र प्रताप देव शासक था, और उसे हराकर उन्होंने दुर्ग पर कब्जा कर लिया। पर रुद्रदेव से संधि कर दुर्ग पर बिना अपना अधिकार किए वहां से अपनी सेना को उन्होंने हटा दिया। इतिहासकार हुमायूं की यह दूसरी बड़ी भूल मानते हैं। तो ये पहली भूल हमने देख चुके हैं कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ राज्य शेयर किया था, ये पहली भूल थी। और दूसरी भूल है कि उन्होंने रुद्र प्रताप देव को हराकर भी वहां पर उन्होंने बिना कब्जा किए ही उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तीसरा मुद्दा है दोहरिया का युद्ध और चुनार किले पर धावा। तो बाबर के समय से ही मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु जो थे वो थे अफगान थे, और इसीलिए हुमायूं ने 1532 में शेर खान पर हमला किया, शेर खान, और यह युद्ध दोहरिया नामक स्थान पर हो गया है, और इसीलिए यह दोहरिया का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व किया गया है वह है महमूद लोदी ने किया था। इस युद्ध में अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा। हुमायूं ने चुनार के किले पर नियंत्रण कर लिया, उस पर धावा बोलकर, और फिर उस समय अफगानी मूल के जो शासक था शेर खान का किला था। शेर खान को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ शेर खान के आत्मसमर्पण कर देने पर, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेने पर, हुमायूं ने उसका किला उसी को वापस कर दिया। फलस्वरूप क्या हो गया है कि शेर खान आगे मतलब उसी संधि के तहत अपने पुत्र कुतुब खान के साथ एक अफगान टुकड़ी हुमायूं की सेवा में भेज दी, और इस तरह से यह संधि करते हुए अब शेरशाह सूरी के साथ संधि करते हुए यहाँ उनका ये प्रकरण समाप्त किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी कौन था, इसके लिए भी हम एक सेपरेट एपिसोड बनाने जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं मंदसौर का युद्ध जो 1535 में हुआ है, और इस बीच चित्तौड़ की रानी और राजमाता कर्णवती, जिसको कर्मवती भी कहा जाता है, हुमायूं को राखी भेजी थी कि वह गुजरात के शासक बहादुर शाह से उसका बचाव करे। और इसीलिए बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो पहले ही उन्होंने 1530 में मालवा को, रायसीना को 1531 में, और सिसोदिया वंश के शासक को पहले ही पराजित कर चुका था। चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य भी उन्होंने जमा चुका था।
और बहादुर शाह की यह बढ़ती ताकत देखते हुमायूं अस्वस्थ हो गया, परेशान हो गया और इसीलिए अंततः 1535 में हुमायूं और बादशाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया। और यह जीत ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि जैसे ही हुमायूं पीठ मतलब वो चले गया, वैसे ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात पर और मालवा पर फिर से अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से मंदसौर का युद्ध हुआ, लेकिन वहाँ भी उनको आधी सफलता मिली। आगे देखते हैं चुनारगढ़ पर दूसरा आक्रमण। तो पहला आक्रमण हमने देख चुके, चुनारगढ़ पर जो 1532 में थे, उस वक्त शेर खान शासक था। तो ये दूसरा शासक देखिए, दूसरी तरफ शेर खान की शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि इसको भले ही इसको माफ़ किया गया, लेकिन अभी शेर खान अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। और इसीलिए हुमायूं ने दूसरी बार 1538 में चुनारगढ़ के किले पर उन्होंने आक्रमण किया और 6 महीने तक इस किले को घेरे रखने के बाद भी हुमायूं सफल न हो सका। और इसीलिए गुजरात की शासक बहादुर शाह की सेना में तोपची रहे रूमी खान, जो मंदसौर युद्ध के बाद हुमायूं के साथ आ गया था। और इस रूमी खान की कूटनीतिक प्रयास के कारण ही हुमायूं को इस किले पर कब्जा करने में सफलता मिल जाती है। तो इस तरीके से चुनारगढ़ पर यह दूसरा आक्रमण होता है और इस तरह से हुमायूं को यहाँ सफलता मिल जाती है। आगे देखते हैं चौसा की लड़ाई। तो ये 1539 को हो गई थी। 1548 में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ पर मुगल साम्राज्य का एक अपना अलग साम्राज्य निर्माण कर दिया, परंतु वहाँ से वो वापस लौट रहे थे। उस समय 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खान के बीच में कर्मनाशा नदी के नज़दीक चौसा नामक स्थान पर चौसा की लड़ाई होती है। और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाता है और इस जीत से खुश होकर शेर खान ने खुद को अल सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है। और खुतबाजी को प्रशंसा का भाषण बोलते हैं, वो भी उन्होंने पढ़वा लिया था। तो इस तरह से यहाँ शेर शाह को बड़ी जीत मिलती है और हुमायूं को बड़ी असफलता मिलती है। अगली कड़ी है कनौज की लड़ाई, जो 1540 में हो गए थे, जिसको बिलग्राम की भी लड़ाई कहा जाता है, जो 17 मई 1540 को फिर से हुमायूं और शेर खान आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच कनौज में एक युद्ध हो जाता है, जिसमें शेर खान की जीत हो जाती है। एक बार फिर दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हो जाता है, जहां पर मुगल साम्राज्य से पहले अफगानों का ही दिल्ली पर शासन चल रहा था। फिर से यहाँ शेर खान के रूप में फिर से अफगानों की सत्ता स्थापन हो जाती है। दिल्ली में अफगानों की सल्तनत शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं हुमायूं का निर्वासन। हुमायूं का निर्वासन किस तरह से हो, देखिए, कनौज के युद्ध में हारकर हुमायूं कुछ समय आगरा, लाहौर, सिंध में व्यतीत करते हुए ईरान जा पहुंचा था और 1540 से लेकर 1555 तक लगभग 15 वर्ष तक वो घुमक्कड़ों की तरह घूमता रहा। और इस तरह से वह यह दर की ठोकरें खाने के बाद वह अपने ही देश से वो निकल जाता है। और देश से निकलने के पहले अपने भाई हिंदाल के, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, शियमीर, उनकी पुत्री हमीदा बेगम से वह शादी करता है 29 अगस्त 1541 में। और इस तरह से हमीदा ने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म देता है, जिसको हम बोलते हैं अकबर के नाम से उसको जाना जाता है, जो आगे जाकर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक बन जाता है। तो यहाँ हो गया है कि अकबर का जन्म और उसका परिचय। अगर दूसरी लड़ाई है मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध, तो 1544 में हुमायूं ने ईरान शाह के तहमस्प के यहाँ शरण लिया था, क्योंकि उसको बिलग्राम की लड़ाई के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। और लेकिन वो स्वस्थ नहीं बैठा, वहाँ पर भी वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। और इस तरह से अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को छीन लिया। 15 वर्ष निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने अपने विश्वसनीय सेनापति बैरम खान की मदद से, ध्यान में रखें, बैरम खान की मदद से 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में शेर खान के जो वंशज है सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर देता है और फिर
एक बार दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और इस तरह से मुगलों का साम्राज्य फिर से यहाँ स्थापित हो जाता है और आगे बढ़ता है। हुमायूं की मृत्यु कैसी हो देखिए कि दूसरी बार हुमायूं तख्त पर तो बैठ गया है, लेकिन ये राजपाट का सुख उनको ज़्यादा दिन तक उपभोगने के लिए नहीं मिला। 27 जनवरी 1526 को जब वो दिल्ली के किले दिनपना के शेरमंडल नामक पुस्तकालय में सीढ़ी से उतर रहे थे, उस वक्त उनकी गिर कर मृत्यु हो गई और फिर मृत्यु के बाद उनको दिल्ली में ही दफनाया गया है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1535 में हुमायूं ने दिनपनाह नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का सम्राट बनता है, वह सिंहासन पर बैठता है। इतिहासकार लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया है, उसी तरह जैसे वह ताउम्र गिरते पड़ते जिंदगी में चलता रहा, क्योंकि हुमायूं ऐसा एक व्यक्ति था कि जिन्होंने संपूर्ण आयुष्य संघर्ष में ही बिताया था और संघर्ष करते करते ही उसकी और मृत्यु हो गई थी। इस तरह से इतिहासकार लेनपुल ने उसका वर्णन किया है। दोस्तों यहाँ थोड़ा चौसा की लड़ाई का और वर्णन करते हैं कि जैसे कि यह चौसा की लड़ाई 1539-29 जून को हुई थी और यह हुमायूं और शेरशाह के बीच में हो चुकी थी, यह हम देख चुके हैं। तो इस लड़ाई में हुमायूं का जो सेनापति है वह मिर्जा हैदर दोलगम था और हुमायूं का तोपची था वो रूमी खान था। रूमी पहले से गुजरात के बहादुर शाह के बाद सेवा दे रहा था और बाद में हुमायूं के पास आ गया था और रूमी खान कुस्तुनिया का रहने वाला था। रूमी खान की वजह से ही हुमायूं को चौसा में फायदा मिलता है। रूमी खान की वजह से और हुमायूं की जो गलती है इस दौरान क्या हो गया था, हुमायूं आगरा और बंगाल के साथ कोई संवाद नहीं रखता था और इसीलिए इस लड़ाई में उसको कर्मनासा नदी के तट पर हार खानी पड़ती है। और यह लड़ाई जब हुई थी उस वक्त बिहार बंगाल के पास और उस वक्त मौसम था बरसात का और बारूद कुछ काम कर नहीं रहा था और इसीलिए हुमायूं को पीछे हटना पड़ता है और भागते हुए घोड़े पर बैठे हुए भागते हुए हुमायूं कर्मनासा नदी में घोड़े सहित गिर पड़ता है और डूबते हुए हुमायूं को निजाम सिक्का नामक व्यक्ति ने बचाया और कर्मनासा नदी गंगा की एक सहायक नदी थी। निजाम सिक्का के अगर बारे में हम बात करते हैं तो हुमायूं को बचाने के बाद निजाम सिक्का इनाम मांगता है, तो हुमायूं इनाम देने में असमर्थ दर्शाता है क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। लेकिन हुमायूं ने उसको प्रॉमिस किया था, उनको वचन दिया था कि स्थिति अच्छी होने के बाद मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। और जब वह दूसरी बार हिंदुस्तान का बादशाह बनता है हुमायूं, तो तब निजाम सिक्का को याद किया जाता है और उसको इनाम मांगने के लिए कहते हैं। तब इनाम सिक्का ने बादशाह पद मांगा है। तो हुमायूं निजाम सिक्का को एक दिन का हिंदुस्तान का बादशाह बना देता है। निजाम सिक्का ने उस वक्त चमड़े के सिक्के चलाए थे। निजाम सिक्का की मजार ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह के प्रांगण में अजमेर को है। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह की ताकत बढ़ती है। हुमायूं आगरा लौट जाता है, शेरशाह को सबक सिखाने की ठान लेता है। आगरा में इस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो जो निजाम सिक्का था वो निजाम सिक्का निजाम बिस्ती के नाम से भी जाना जाता है, जो चमड़े का काम करने वाला था और इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे पहले चमड़े के सिक्के जारी किए गए थे, वो भी हुमायूं द्वारा। और हुमायूं ने किसको एक दिन का बादशाह बना था? निजाम सिक्का को। तो ये हो गया है हुमायूं का परिचय और हुमायूं के बारे में संक्षिप्त जानकारी।